नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीके विद एसआर विष्णु चैनल पर। आज से हम लोग जो ग्रेड थर्ड में ब पार्ट के लिए प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं और अनुसंधान केंद्र, वो जो सारा पार्ट दिया हुआ है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे। और हैंड रिटन नोट्स मैं आप लोगों के लिए बहुत बना के लाया हूँ, बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक कंटेंट है। और इन चीज़ों को यदि आप लोग पढ़ लोगे तो आपके इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। और मैसेज ये दूंगा आप लोगों के लिए कि आप इन चीज़ों को अच्छे से नोट्स बना लें और इन्हीं चीज़ों को बार बार आपको पढ़ना है। और यदि कोई नई चीज़ बने मिले तो अच्छे व्यवस्थित नोट्स बनाओ। घंटा भर का टाइम लगेगा आपको इसको लिखने में, हालांकि मैं तो इसको आपको बहुत कम से कम समय में पूरा करवा दूंगा। समय बचे इसलिए मैं इस तरीके से आप लोगों के लिए नोट करके लेके आ गया हूँ, ताकि आपको इनको लिखना है और व्यवस्थित तरीके से नोट्स बना लेने हैं। बाकी मैं फ्लैगशिप योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं और इसमें से इकोनॉमिक सर्वे में से अब बच्चों के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं बनी है, मिड डे मील योजना, और उसके बाद में डाइट के बारे में, एनसीईआरटी के बारे में, आरएससीईआरटी के बारे में, सबके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में डीओ, उसके बाद में जैसे जितने पीईओ जो पद बना, उसके बाद में डीईओ, ये सारे जो है इनसे संबंधित हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्थित रूप से। तो आज से शुरू करते हैं हम लोग राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, सिंबल्स। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है तो आप सबको विदित है, खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। खेजड़ी पश्चिमी राजस्थान में कंटीली वनस्पति में पाया जाने वाला एक वृक्ष है, इसको राज्य वृक्ष का दर्जा मिला हुआ है। वैज्ञानिक नाम खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सेनेरेरिया। याद करने पे ज्यादा फोकस करें और हम लोग सारे राजस्थान के जितने भी प्रतीक चिन्ह सिंबल है उन सब के बारे में पढ़ेंगे और एक एक चीजें याद करेंगे। खेजड़ी वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सेनेरेरिया। प्रोसेपिस सेनेरेरिया। राज्य वृक्ष का दर्जा मिलने की डेट आपको याद रखनी है, कौन सी है? 31 अक्टूबर 1983। 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष का दर्जा मिला। इसी दिन राज्य पुष्प का भी दर्जा मिला था रोइडे के फूल को। दोनों सेम डेट है, बहुत इजी है। अब देखो प्राचीन नाम क्या है इसके, प्राचीन साहित्यों में या प्राचीन ग्रंथों में नाम क्या है? समी वृक्ष और जांटी वृक्ष। समी वृक्ष और जांटी वृक्ष कहते हैं किसमें? प्राचीन ग्रंथों में या प्राचीन साहित्यों में, या इसके प्राचीन नाम है। तो फिर खेजड़ी के उपनाम याद करने हैं आपको। प्राचीन नाम अलग कॉन्सेप्ट है और उपनाम अलग है। उपनाम क्या है? राजस्थान का सागवान, इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तान का सागवान कहते हैं रोहिड़े को, रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा, और राजस्थान का सागवान कहलाता है खेजड़ी। राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष और राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव, ये तीन उपनाम याद करने। कितने? तीन। कौन कौन से? राजस्थान का सागवान, राजस्थान का कल्प वृक्ष और राजस्थान का गौरव, ये याद कर लोगे। खेजड़ी का जो फल होता है उसे सांगरी कहते हैं। सांगरी लगने से पहले का जो फल बनता है उसे मिंझर कहते हैं, मिंझर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछ ले यदि इस टाइप का कि मिंजर क्या है, तो जो सांगरी लगने से पहले जो इसके फूल आते हैं उनको मिंजर कहते हैं। मिंजर ही बाद में फल बनता है सांगरी। उसके बाद में खेजड़ी की पत्तियां लूम या लूंग कहलाती है, लूम या लूंग कहलाती है, और इनका उपयोग होता है पशुओं को चराने में, इसका उपयोग किया जाता है। लूंग या लूम कहलाते हैं, पशु चारण में इसका उपयोग किया जाता है। खेजड़ी की पूजा कब होती है तो जवाब दोगे विजयदशमी, यानी याद करोगे विजयदशमी या दशहरे के दिन होती है। इतनी चीज पढ़ लोगे तो इसके अलावा आपको अनावश्यक और बहुत सारी चीजें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतनी पढ़ के याद कर लो इनको। खेजड़ी की पूजा विजयदशमी या दशहरे के दिन की जाती है। 12 सितंबर को राष्ट्रीय खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को राष्ट्रीय खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर 1730 या भाद्रपद शुक्ल दशमी खेजड़ी को बचाने के लिए खेजड़ली आंदोलन, खेजड़ी को बचाने के लिए खेजड़ली आंदोलन अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। यानी पश्चिमी राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय के लोग पर्यावरण प्रेमी हैं और इनके धर्मगुरु गुरु जम्बेश्वर भगवान विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक कहलाते हैं। आज जो लोग ग्लोबल वार्मिंग की बातें करते हैं, सेव एनवायरमेंट की बातें करते हैं, सेव एनिमल्स की बातें करते हैं, वो आज से 500 साल पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान ने पूरे विश्व को बता दिया था कि आपको पर्यावरण के प्रति काम करना चाहिए और पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए। उसके बाद में इस आंदोलन में विश्नोई संप्रदाय के 363 लोग शहीद हुए थे। विश्नोई संप्रदाय के 363 लोग शहीद हुए।
कितने लोग शहीद हुए? 363। ये कब हुआ था? 12 सितंबर 1730। उस समय जोधपुर के शासक थे अबेसिये के काल में हुआ था। इन शहीदों की याद में भाद्रपद शुक्ल दशमी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, BS10 याद कर लेना, BS10 मतलब भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली मेला आयोजित होता है। खेजड़ली गांव जोधपुर में खेजड़ली मेला आयोजित होता है। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत, अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत 1994 कब हुई थी? याद करोगे, 1994। याद करो, पढ़ो ऐसे कि याद हो जाए। इस सीरीज पे हम लोग काम कर रहे हैं और ऐसे ही पढ़ना है आपको ताकि याद हो जाए। याद, जितनी चीजें आपको याद होगी उतना ही आपको एग्जाम हॉल में बेनिफिट मिलेगा। कितना पढ़ा ये कोई नहीं पूछता है, कितना याद है ये पूछा जाता है। उसके बाद में 1994 में हुई। ये पुरस्कार प्रथम बार 1994 में गंगाराम बिश्नोई ने जीता था। यानी इस पुरस्कार को पहली बार किसे दिया गया था? तो 1994 में गंगाराम बिश्नोई को दिया था। उसके बाद में इस पुरस्कार में राशि किसी संस्था को 1 लाख रुपए, यदि कोई पर्यावरण या वन्य जीव के प्रति कार्य करके व्यक्ति, कोई वन्य जीव के प्रति कार्य करके ये पुरस्कार जीतने वाला कोई NGO होता है या संस्था होती है तो उसे मिलते हैं 1 लाख रुपए। और किसी इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष को मिलता है तो मिलता है इसमें 50,000 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। यदि ऐसा प्रश्न पूछ ले, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हेडिंग में लिखा हुआ है क्या? वन्य जीव के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला, खेजड़ी पर 5 जून 1988, डेट याद करो कौन सी है? 5 जून 1988। जैसे ऑफलाइन बैच में बच्चे याद करते हैं वैसे याद करने के लिए प्रयास करो, कोशिश करो, ठीक है। आप ऐसे प्रयास करें कि आप मेरे से कनेक्ट हैं और डायरेक्ट मैं आपको चीजें याद करने के लिए फोर्स कर रहा हूं और आप इन चीजों को लिख भी रहे हैं, साथ ही साथ में याद भी कर रहे हैं। और यदि किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, उसका जवाब दूंगा। को देखो, 5 जून 1988 को डाक टिकट जारी किया और जो डाक टिकट जारी हुआ था वो कितने पैसे का था? 60 पैसे का था। गोगा जी का जो थान होता है, झुंझार जी का और केसरिया कंवर जी के स्थान या थान जो स्थापित किए जाते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थापित किए जाते हैं। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ बनी हुई? बीकानेर में। इसके द्वारा 2007 में भी चलाया गया था, 2007 और 1991 ऑपरेशन खेजड़ा। तो यहां से एक और चीज और याद रखो, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था, तो शुष्क बागवानी से रिसर्च सेंटर यानी अनुसंधान केंद्र और कहाँ बना हुआ? बीकानेर में। ये हम लोग अनुसंधान वाले में लगभग राजस्थान के 90 अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे, उसमें से एक ये भी आएगा, ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बिछवाल गांव बीकानेर में बनी हुई है। तेलंगाना का भी राज्य वृक्ष खेजड़ी है। तेलंगाना का स्टेट, तेलंगाना राज्य का भी राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान का भी राज्य वृक्ष खेजड़ी है। 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। अगला, राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प और राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? जवाब दोगे रोहिड़ा का फूल। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या होगा? जवाब दोगे रोहिड़ा का फूल है। राज्य पुष्प का दर्जा, यानी कि राज्य पुष्प का दर्जा और राज्य वृक्ष का दर्जा दोनों को एक साथ एक ही डेट को मिला था। किस डेट को मिला था? याद करो, 31 अक्टूबर 1983। एक एक चीजें मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। 3rd ग्रेड का 300 नंबर का सिलेबस, 300 नंबर का सिलेबस, और आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए 300 के 300 नंबर का। और जिद्द शिद्दत ऐसी होनी चाहिए कि कोई आपसे आगे कैसे निकल सकता है। जब सिलेबस एक जैसा है, सबको पढ़ने के लिए कंटेंट एक जैसा मिल रहा है, तो फिर कोई स्टूडेंट आपसे आगे क्यों जा रहा है, इसके प्रति आपको सोचना है, मंथन करना है, विचार करना है। नेक्स्ट, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टिक्कोमेला अंडुलेटा। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम याद करो, टिक्कोमेला अंडुलेटा। टिक्कोमेला अंडुलेटा, 4 अक्षर इधर 4 इधर, ऐसे याद करोगे। रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान में कंटीली वनस्पति में पाया जाता है। खेजड़ी भी पश्चिमी राजस्थान में कंटीली वनस्पति में और रोहिड़ा भी पश्चिमी राजस्थान में कंटीली वनस्पति में पाया जाता है। रोहिड़ा के उपनाम क्या है? मरुसोबा, रेगिस्तान का सागवान और मारवाड़ टीक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा, राजस्थान का सागवान खेजड़ी। इसको मारवाड़ टीक भी बोलते हैं और इसके फूल केसरिया रंग के होते हैं। दूर से देखने पर ऐसे लगता है
मरुस्थल में डिजाइन की हुई मरुस्थल की शोभा बढ़ा रहा है, इसलिए मरुशोभा, रेगिस्तान का सागवान, मारवाड़ टीक के नाम से इसे जाना जाता है। अगला, रोहिड़ा के फूल केसरिया रंग के होते हैं। रोहिड़ा के फूल केसरिया रंग के होते हैं। दूर से देखने पर मरुस्थल की शोभा या डिजाइन बढ़ती हुई दिख रही होती है। अगला, राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी, स्टेट ब्रीड क्या है? गोडावन। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन। राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? 21 मई 1981 को दिया गया, यानी इंपॉर्टेंट डेट है 21 मई। इसके एक दिन बाद में यानी कि 22 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी का चिंकारा को घोषित किया गया था और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। गोडावन का वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम, और वैज्ञानिक नाम है कैरियोटिस नाइग्रोसेप्स। कैरियोटिस नाइग्रीसेप्स, कैरियोटिस नाइग्रीसेप्स, कैरियोटिस नाइग्रीसेप्स के नाम से जाना जाता है। गोडावन का अंग्रेजी नाम, बहुत सारे विद्यार्थी ब्रह्मवंश या भूलवंश अंग्रेजी नाम को ही वैज्ञानिक नाम समझ बैठते हैं, जबकि अंग्रेजी नाम अलग है और वैज्ञानिक नाम अलग है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। गोडावन का अंग्रेजी नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी इसका अंग्रेजी नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वैज्ञानिक नाम क्या है? कैरियोटिस नाइग्रीसेप्स, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। गोडावन के उपनाम, गोडावन के उपनाम सोहन चिड़िया, यानी इसको सोहन चिड़िया, माल मोरडी, उकना, गुंदन मोर, शर्मिला पक्षी, शर्मिला पक्षी, ये सारे इसके उपनाम है। ठीक है, सोहन चिड़िया, माल मोरडी, उकना, गुंदन मोर, शर्मिला पक्षी। ऐसे याद करोगे चलते वक्त चीजें, समझो कितने उपनाम है? 5। कौन कौन से हैं? गुंदन मोर, उकना, माल मोरडी, शर्मिला पक्षी, सोहन चिड़िया। इंग्लिश नाम क्या है? इंग्लिश नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्योंकि बड़ा पक्षी है। और वैज्ञानिक नाम क्या है? कैरियोटिस नाइग्रीसेप्स है। ठीक है, ये इस तरीके से चीजें आप लोग याद करो। गोडावन राज्य में मुख्यतः 3 जगहों पर पाया जाता है। गोडावन कितनी जगह पे मिलता है? जवाब दोगे 3 जगहों पर। कौन कौन सी है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में, सौखलिया अजमेर में, सोरसन बारा में। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है। सौखलिया अजमेर और सोरसन बारा एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, इनमें यह पाया जाता है। सौखलिया अजमेर, सोरसन बारा और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला, गोडावन अपने अंडे श्रवण घास में देता है। श्रवण घास का वैज्ञानिक नाम है लस्युरस सिड्डिकुस, लस्युरस सिड्डिकुस, लस्युरस सिड्डिकुस। श्रवण घास में अपने अंडे देता है। इस घास का उपयोग पशु चारण में भी होता है। श्रवण घास को गोडावन की प्रजनन स्थली कहते हैं, प्रजनन स्थली कहते हैं। हाल ही में गोडावन मैन ऑफ इंडिया कहलाने वाले राधेश्याम विश्नोई की एक्सीडेंट में मौत हो गई। यानी कि आपसे प्रश्न पूछ लें कि गोडावन मैन ऑफ इंडिया, गोडावन मैन ऑफ इंडिया, गोडावन मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं? तो जवाब दोगे गोडावन मैन ऑफ इंडिया राधे श्याम विश्नोई, राधे श्याम विश्नोई, राधे श्याम विश्नोई। नेक्स्ट, गोडावन तारामीरा और मूंगफली खाता है, यानी भोजन के रूप में किसे प्राप्त करता है? जवाब दोगे तारामीरा और मूंगफली को प्राप्त करता है। 1980 में, इंपॉर्टेंट है, 1980 में गोडावन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो जवाब दोगे जयपुर में। 1980 में गोडावन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ। 1 नवंबर 1980 को गोडावन पर डाक टिकट जारी हुआ। कब? 1 नवंबर 1980 को गोडावन पर डाक टिकट जारी हुआ। और कब हुआ था? तो जवाब क्या दोगे? कितने का हुआ था? तो 2 रुपए और 30 पैसे का हुआ था। 2 रुपए और 30 पैसे का जारी हुआ था। अगला है जैसलमेर जिले का शुभंकर। प्रत्येक जिले का एक एक शुभंकर बना दिया गवर्नमेंट ने, जैसे चिंकारा गंगानगर का है, बट तीतर बीकानेर का, गोडावन जैसलमेर का, मरु लोमड़ी बाड़मेर का, जंगली भालू जालोर का, जंगली मुर्गा सिरोही का,
कब्र बिज्जू उदयपुर का, जांगिल डूंगरपुर का, जल पिप्पी बांसवाड़ा का, चौसिंगा चित्तौड़गढ़ का, इस तरीके से सभी जिलों के जो बनाए गए हैं। वैसे जैसलमेर का शुभंकर क्या है तो जवाब दोगे चिंकारा है। गोडावन मूल रूप से अफ्रीका महाद्वीप का पक्षी है और अफ्रीका देश का पक्षी यानी गर्म जलवायु का है, और राजस्थान में भी अधिकांशतः ये गर्म जलवायु में ही निवास करता है। अगला, गोडावन को IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ द नेचर ने अपनी एक बुक जारी कर रखी है, उसका नाम है रेड डाटा बुक। पहले तो ये याद करो रेड डाटा बुक किसकी है, IUCN की। पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। IUCN की स्थापना कब हुई, 5 अक्टूबर 1948। मुख्यालय कहाँ है, ग्लांडशेयर स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद में अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है, यानी इसकी लगभग संख्या 150 बची है। और अभी इसके रामदेवरा में, उसके बाद में सम गांव में, और उसके बाद में जोधपुर जंतुआलय में, सोरसन 12 में इसके ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करके इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। बड़ी मस्ती से पढ़ें, बड़ी शिद्दत के साथ में तैयारी करें, सिलेबस को इंटरेस्ट लें और अपने कृत्य को नृत्य समझे, आनंद की अनुभूति आपको उसी में हो जाएगी। तो इसको आनंद लेते हुए पढ़ें, बहुत बेहतरीन ढंग से इन चीजों को याद करें और बड़ी रैंक के साथ में सिलेक्शन लें। बड़े उच्च स्तरीय स्तर पर आप तैयारी करके और बहुत बेहतरीन ढंग से सिलेक्शन लें। गोडावन संरक्षण अधिनियम 2014 में लाया गया था। गोडावन को संरक्षण करने के लिए, गोडावन सेव करने के लिए संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार लेके आई थी 2014 में। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 5 जून 2013 यानी पर्यावरण दिवस के दिन शुरू हुआ था, और इसकी शुरुआत की थी भारत के वन और पर्यावरण मंत्रालय, और प्रेजेंट में भारत के वन और पर्यावरण मंत्री है श्रीमान भूपेंद्र यादव ने, मतलब अभी वर्तमान में, बाकी 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। गोडावन ब्रीडिंग सेंटर रामदेवरा जैसलमेर सोरसन 12, रामदेवरा जैसलमेर सोरसन 12 में है। गोडावन का कृत्रिम प्रजनन आर्टिफिशियल ब्रीडिंग इसकी जोधपुर जंतुआलय में भी करवाई जाती है, यानी किस में होती है, जवाब दोगे जोधपुर जंतुआलय में भी होती है। अगला, राज्य पशु 2 है, एक तो वन्य जीव श्रेणी का भी है और एक पालतू श्रेणी का है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पालतू श्रेणी का। राज्य पशु स्टेट एनिमल क्या है, पालतू श्रेणी का, और पालतू श्रेणी का राज्य पशु ऊंट। पालतू श्रेणी का राज्य पशु क्या है, जवाब दोगे ऊंट है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब मिला, 30 जून 2014 को तो इसको दर्जा मिला था, और इसकी अधिसूचना आती है कि अब से राजस्थान का राज्य पशु पालतू श्रेणी का ऊंट होगा। ये कब आई, डेट याद करोगे, 19 सितंबर 2014। पहले सन याद करो कौन सा है, 2014, महीना याद करो कौन सा है, सितंबर, डेट याद करो कौन सी है, 19। तो अब क्या हो गया, 19 सितंबर 2014, 19 सितंबर 2014। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस या कैमुलस डोएडेरियस नाम का वैज्ञानिक नाम है इसका, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा देने का कारण क्या है, तो हर 5 साल में पशु जनगणना करवाई जाती है राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा 5 साल में। तो प्रत्येक, जैसे 2007 की जनगणना पशु गणना से 12 की हुई, 12 से फिर जाके 19 में हो पाई, 19 के, तो हर जैसे पशु गणना में 18वीं में, 19वीं में, 20वीं में ऊंटों की संख्या में लगातार कमी हुई, और लगातार कमी होने के कारण ही इसको राज्य पशु का दर्जा दिया। दर्जा देने के कारण है कि अब यदि जैसे ऊंट की बलि कहीं पे दी जाती है या ऊंट को विदेशों में भेजा जाता है, ऊंट का व्यापार किया जाता है, तो राज्य पशु का दर्जा मिलने से इसके ऊपर प्रतिबंध और ऐसे काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको सजा के प्रावधान ज्यादा किए हुए। ऊंट की नस्लें हैं नाचना, गोमट, बीकानेरी में भी एक और है, उसके बाद कच्छी, ये सारी नस्ल किसकी है, ऊंट की है। उसके बाद में अगला, ऊंट के गले का आभूषण, जो ऊंट के गले में लगाया जाने वाला आभूषण है वो गोरबंद कहलाता है। ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद है, जबकि ऊंट को कंट्रोल करने के लिए नाक में एक लकड़ी का एक आभूषण लगा दिया जाता है, उसको गिरबान कहते हैं। ठीक है, ऊंट कोई बहुत ज्यादा ताड़ प्रवृत्ति का है, बदमाश प्रवृत्ति का, इधर उधर भागने प्रवृत्ति का है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गिरबान, और गिरबान बाद में रस्सी डाली जाती है। तो ऊंट के नाक का आभूषण गिरबान है। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पे, जोहड़बीड़ बीकानेर में। ऊंट महोत्सव जनवरी में, याद रखना RTDC राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा
साल में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक विभिन्न जगहों पर महोत्सव मनाए जाते हैं। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी में आता है, मरु महोत्सव बाड़मेर, मरु महोत्सव जैसलमेर में आता है, थार महोत्सव बाड़मेर में आता है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में है। इस तरीके से महोत्सव मनाए जाते हैं। अभी जो मैंने बोले वो सीक्वेंस वाइज है। पहले सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है वो ऊंट महोत्सव से होती है जनवरी माह में बीकानेर में। ऊंटों के देवता पाबू जी, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है और ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। ऊंट के बच्चे को कुरिया कहते हैं, बच्ची अगर जे फीमेल है तो उसको तोरड़ी कहते हैं। ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जाति, और ऊंट पालक जाति कौन सी है? रेबारी, देवासी या राइका। बहुत वफादार लोग होते हैं, इनसे वफादार कोई बहुत मुश्किल से लोग मिलते हैं। राइका, रेबारी या देवासी सबसे वफादार लोग होते हैं। उसके बाद देखो वन्य जीव श्रेणी का पालतू पशु, वन्य जीव श्रेणी का पालतू पशु चिंकारा। वन्य जीव श्रेणी का पालतू पशु क्या है? चिंकारा। राज्य पशु का दर्जा कब मिला? 22 मई 1981। 22 मई 1981 को इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला, गजेला गजेला या गजेला बेंटिका, गजेला बेंटिका। गजेला गजेला भी याद रख लोगे या गजेला बेंटिका, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं पूछे जाते। उसके बाद अगला, चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का हरिण है। किस प्रजाति का है? तो जवाब दोगे एंटीलोप प्रजाति का हरिण है। गंगानगर का शुभंकर चिंकारा है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का शुभंकर है, यानी वो क्या है? तो जवाब दोगे चिंकारा है। उसके बाद नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ का है? जयपुर का। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जवाब दोगे चिंकारा। और इस नाहरगढ़ अभ्यारण्य में एक सेंटर बना हुआ जिसमें चिंकारा का आर्टिफिशियल प्रजनन भी करवाया जाता है। अगला, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? तो जवाब दोगे अलगोचा, अलगोचा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोचा, अलगोचा। अलगोचा एक सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र, यानी तत्वाद्य यंत्र वो होते हैं जो तार से बनाए जाते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक दे के बजाए जाते हैं। तो अलगोचा एक कैसा वाद्य यंत्र है? जवाब दोगे सुशिर वाद्य यंत्र है। अलगोचा के प्रमुख कलाकार रामनाथ चौधरी, रामनाथ चौधरी जो इसके फेमस कलाकार हुए इनका संबंध जयपुर में है। और तग्गाराम भील ये जैसलमेर के हैं। ये वाद्य यंत्र मुख्य रूप से कालबेलिया, जैसलमेर के, और कालबेलिया और भील जनजाति द्वारा बजाया जाता है। कालबेलिया और भील जनजाति के लोगों के द्वारा बजाया जाने वाला मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो जवाब क्या दोगे? अलगोचा एक सुशिर वाद्य यंत्र ये है। उसके बाद राज्य गीत, राजस्थान का राज्य गीत क्या, स्टेट सॉन्ग क्या है? तो इसको याद करोगे, राज्य गीत केसरिया बालम, केसरिया बालम आओ नि पधारो मारे देश। ये किसका राज्य गीत है? जवाब दोगे राजस्थान का राज्य गीत है। और राजस्थान के पर्यावरण विभाग टूरिज्म आरटीडीसी का स्लोगन भी यही है, पधारो मारे देश। तो केसरिया बालम आओ नि पधारो मारे देश। तो इसी गाने से आगे की जो टैगलाइन ली गई है और राजस्थान के पर्यटन विभाग की टैगलाइन है, मुख्य स्लोगन लिया गया है। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई ने गाया। उदयपुर की मांगी बाई का हाल ही 2024 के अंदर निधन हुआ था। तो इस गीत को पहली बार गाने का श्रेय किसे जाता है? जवाब दोगे मांगी बाई। इस गीत को हमेशा मांड गायकी में ही गाया जाता है। गाने की शैली क्या है, स्टाइल क्या है? तो जवाब दोगे मांड गायकी में गाया जाता है। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान अल्लाह जिल्ला बाई ने दिलवाई थी, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको गाने का श्रेय किसे जाता है? तो जवाब दोगे अल्लाह जिल्ला बाई। अल्लाह जिल्ला बाई का संबंध बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन से जिले से? जवाब दोगे बीकानेर से है। और इन्हें मरु कोकिला कहा जाता है। मरु कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो जवाब दोगे अल्लाह जिल्ला बाई को जाना जाता है, अल्लाह जिल्ला बाई को जाना जाता है। राज्य कवि, राजस्थान के राज्य कवि कौन है? तो राजस्थान के राज्य कवि कौन है? जवाब क्या दोगे? सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान के सूर्यमल मिश्रण या मिश्रण, इनका संबंध बूंदी डिस्ट्रिक्ट से है। इनका जन्म 1872 में 1872 ईस्वी में हिरणा गांव बूंदी में हुआ था। हिरणा गांव, किस गांव से संबंध है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग
राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री की जो ऑथेंटिक हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है उसमें देखोगे हिरणा गांव बूंदी में, हिरणा गांव बूंदी में हुआ था। ये बूंदी के शासक राम सिंह, इंपॉर्टेंट है, किसके शासक? राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण, अगर इनकी ये बुकें आप लोग याद करते हो तो राजस्थान की भाषा और साहित्य वाले चैप्टर से भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, वहां पे भी ये काम आने वाली है। आज वाली यदि आप जो पूरी क्लास याद करते हो तो आपके 2 या 3 प्रश्न सही होने की पूर्णतः संभावना है, और एक क्वेश्चन तो प्रतीक चिन्ह से 100% आएगा ही आएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट रूप से भी आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो रही है। सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? वंश भास्कर, वंश भास्कर जो इन्होंने बीच में अधूरा छोड़ दिया था, तो इसको पूरा किया था इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने, इसको कंप्लीट किया था। तो वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया? मुरारी दान ने। वीर सत्यसई, वीर सत्यसई, सती रासो, बलवंत विलास यानी एक जगह लिख के इन चीजों को नोट्स बना करके बार बार इनको पढ़ो, याद करो। और एक बार यदि आप इनको नोट्स बना लेते हो तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 मिनट का ये टॉपिक है आपको वापस इसको रिवीजन करने में। वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो, बलवंत विलास, छंद मयूख और राम रंजाट, ये सारे जो 6 अभी तक हमने लिखे। बाकी भाषा और साहित्य में आप और भी लिखोगे, और किस किस को कब कब कौन कौन सा पद्म भूषण मिला, इसके प्रति कौन सा विभूषण मिला, तो ये सारी चीजें आप लोग और भाषा और साहित्य वाले चैप्टर में याद रखना। बाकी फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो, बलवंत विलास, छंद मयूख और राम रंजाट, ये किसकी है? तो जवाब क्या दोगे? सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं। राज्य खेल, स्टेट गेम क्या है? तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? 1948 में। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? 5। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट का आकार क्या होता है? तो 28 मीटर इंटू 15 मीटर होता है। 28 मीटर इंटू 15 मीटर इसका आकार होता है गेम का। उसके बाद में राजस्थान में महिला बास्केटबॉल अकेडमी जयपुर में, राजस्थान में महिला बास्केटबॉल अकेडमी जयपुर में है, और राजस्थान में पुरुष बास्केटबॉल अकेडमी जैसलमेर में, पुरुष जैसलमेर में, महिला अकेडमी जयपुर में है। एसएमएस स्टेडियम में बनी हुई है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस क्या है? तो जवाब दोगे कथक। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक उत्तरी भारत का मुख्य नृत्य है। दक्षिण भारत का है भरतनाट्यम और उत्तरी भारत का है कथक। कथक का प्रमुख घराना लखनऊ घराना है। कथक का प्रमुख घराना लखनऊ घराना है। कथक का राजस्थान में प्रमुख घराना जयपुर घराना। कथक का राजस्थान में प्रमुख घराना जयपुर घराना है, और पूरे भारत में या उत्तरी भारत में कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज, कथक के जन्मदाता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कथक के जन्मदाता कौन है? जवाब दोगे भानुजी महाराज कहलाते हैं। भानुजी महाराज कथक के जन्मदाता है। उसके बाद राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? जवाब दोगे कथक है। राजस्थान का राज्य नृत्य स्टेट डांस कौन सा है? जवाब दोगे घूमर है। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। घूमर को राजस्थान के लोक नृत्यों का शिरमौर कहा जाता है। सभी नृत्यों में शिरमौर कौन सा है? जवाब दोगे घूमर नृत्य राज्य के नृत्यों की आत्मा, इसे राज्य के नृत्यों की आत्मा और राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, राजस्थान की आत्मा। घूमर के 3 रूप होते हैं, इसके 3 फॉर्मेट होते हैं। कौन से? घूमर, झुमरिया, लूर। याद करो कौन कौन से? घूमर, झुमरिया, लूर। इसमें राजपूती स्त्रियां या महिलाएं भाग लेती है घूमर में। झुमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाता है, बालिकाओं द्वारा किया जाता है। और लूर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। लूर ग्रासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो ये हमने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और इनसे संबंधित ही अधीनस्थ बोर्ड प्रश्न पूछेगा, और इसके इर्द गिर्द सारे प्रश्न है वो रहने वाले। इतनी चीजें यदि आप लिख करके याद कर लेते हो तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा और आपके अप्रोच के दायरे से बाहर भी नहीं जाए। हमने सबसे पहला राज्य वृक्ष पर्डा खेजड़ी,
खेजड़ी के बारे में ये सारी डिटेल हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद राज्य पुष्प पढ़ा हम लोगों ने, राज्य पुष्प रोइडा का फूल, इसको भी 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया। उसके बाद हमने पढ़ा राज्य पक्षी गोडावन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा राज्य पशु, पहले पालतू श्रेणी का पढ़ा ऊंट, और उसके बाद वन्य जीव श्रेणी का पढ़ा, वन्य जीव श्रेणी का है चिंकारा। ठीक है, बहुत मासूम हिरण होता है और यानी थोड़ा सा भी ये डर जाए तो इसका कलेजा फट जाए ऐसा होता है हिरण। उसके बाद में अगला राज्य वाद्य यंत्र अलगोचा, एक सुशिर वाद्य यंत्र है। राज्य गीत केशरिया बालम, अवनी पधारो हमारे देश। राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। राज्य खेल बास्केटबॉल, इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक, और राजस्थान का नृत्य है वो घूमर है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को अपने इस चैनल में जुड़ने के लिए इन्वाइट करें, और इस क्लास को अपने सभी रीट भर्ती परीक्षा या 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक शेयर करते हैं। ये सभी में काम आने वाला, लेवल 1, लेवल 2, और चाहे आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी करते हो साइंस में, तो सब में दिया हुआ है। ब पार्ट की हम लोग स्टार्टिंग की है। उसके बाद अगली क्लास में आप लोगों को अपडेटेड बिल्कुल न्यू एकदम तरीके से फ्लैगशिप योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, और लगभग 90 के आसपास में विभिन्न अनुसंधान केंद्र है उनसे संबंधित वीडियो जल्दी आने वाले हैं। इस तरीके से मैं नोट करके ले आऊंगा। तो भी आपको कैसा रहेगा आपके कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें, नहीं तो मैं तो पूरा एक एक स्लाइड पे व्यवस्थित रूप से पढ़ा भी दूंगा, जैसा आप कहोगे। मेरे हिसाब से इसमें आपका समय बचता है और टाइम बचाना जरूरी है। कम टाइम में अच्छा कंटेंट आ जाए तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप सभी विद्यार्थियों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।